नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग 2 दिन पहले पढ़े, संविधान के भाग और उसका अनुसूची पढ़े। तो हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि हम पढ़े तो उसका एक माइंड मैप भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है समझेंगे, किस प्रकार से पूछ रहा है, ताकि आगे कैसे पूछेगा। बिहार पुलिस, मद्य निषेध, दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, और भी बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, और भी अदर, रेलवे, इस प्रकार एसएससी, जीडी, इस प्रकार से पूछा जाता है। हालांकि इस चैप्टर से तो हर सब्जेक्ट का परीक्षा होता है। जैसे हर संबंधित हर विभाग का परीक्षा, रेलवे का हो गया, बैंक की हो, कुछ भी, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या एलएलबी में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे उससे संबंधित क्वेश्चन देखते जाएंगे, प्रश्न किस प्रकार आता है। तो मैंने उससे कुछ इकट्ठा किया है प्रश्न संविधान के अनुसूची से। तो इसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछते हैं। आप लोग देखिए कि क्या आप लोग इसका हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए शुरू करें। कितने प्रश्न हैं तो देख लीजिए, काउंट कर लेते हैं। हमारे पास लगभग 8-10 प्रश्न हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्रश्न है हम लोग के पास। हालांकि एक प्रश्न में इसका जब हम लोग डिटेल करेंगे तो इससे संबंधित 2-3 प्रश्न और निकलेंगे। लगभग मान के चलिए कि हम लोग के पास 25 से 30 प्रश्न है। तो इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे। आप लोग इसे 2 मिनट देख लें और खुद से एक और प्रयास करें कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग, मुझे लगता है, एक बार देख लीजिए, तो इसके बाद हम लोग हल करते हैं। क्योंकि प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं तो हम लोग खुद का भी मूल्यांकन करते रहेंगे। मूल्यांकन जरूरी है, स्व मूल्यांकन। मूल्यांकन से आदमी के ऊपर आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो प्रश्न अधिक से अधिक सही होने लगेंगे। जब प्रश्न अधिक से अधिक सही होने लगेंगे तो परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न का हल कर पाएंगे और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई ये नहीं है। और हम लोग आसानी से हल भी कर लेंगे। तो आइए, आप लोग देख लिए होंगे, शुरू करते हैं। पहला क्या है, इधर से देख लीजिए, इधर आते हैं। इधर से तो छाया आ जाता है। आइए इधर से देखते हैं। पहला प्रश्न है, मंत्रियों के वेतन भत्ते जब तक संसद तय न करे किस अनुसूची में आता है या किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है। तो मंत्रियों जैसे कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपसभापति, सभापति, इन लोगों का जो वेतन मिलता है और भत्ता मिलता है, अन्य सुविधाएं मिलता है, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है। तो हम लोग क्या बताए थे, अनुसूची जब पढ़ रहे थे कि अनुसूची 1 में क्या है, तो संघ है उसका घटक क्षेत्र यानी कि राज्य क्षेत्र है, कहाँ कहाँ तक उसका क्षेत्र रहेगा। 2 में क्या है, तो वेतन है, हम लोग पढ़े थे। 3 में क्या है, तो शपथ है। 4 में क्या है, तो राज्यसभा में उसका
सीटों का आवंटन है। 5 में क्या है तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। 6 में क्या है तो मणिपुर, असम जैसे, मिजोरम जैसे क्षेत्र का प्रशासन के बारे में चर्चा है। 7 में क्या था तो शक्तियों का विभाजन, विकेंद्रीकरण था। किस प्रकार से था तो उसमें था संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस प्रकार से संघ सूची को 100 सब्जेक्ट दिया गया था, अर्थात 100 विषय दिया गया था, और 97 विषय दिया गया था, जबकि वर्तमान में 100 हो गया है। राज्य सूची को दिया गया था, संवर्ती सूची को दिया गया था 47 विषय। इस प्रकार से उसके बाद 8 में क्या था, अनुसूची 8 में था कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान के अनुसार। 9 में क्या था, अनुसूची 9 में था पंचायती राज। अनुसूची 10 में क्या था तो दल बदल विरोधी अधिनियम था। 11 में क्या था तो शहरी निकाय का स्थानीय स्वशासन या प्रशासन था। 12 में क्या था तो 12 अनुसूची 11 में था पंचायती राज। 9 में था, अनुसूची 9 में था धन का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण, और 12 में था शहरी निकाय। तो इस प्रकार से हम देखे थे। तो पहला प्रश्न उसी से पूछा है, मंत्रियों के वेतन भत्ते जब तक संसद तय न करे किस अनुसूची में प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में हो जाएगा। उसके बाद आइए, पहला हो गया। दूसरा क्या है, अनुसूची 8वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो बताइए, अभी जैसे चर्चा किए कि 8वीं अनुसूची क्या है, तो हमारे संविधान के 22 भाषा है जिसे मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा, मान्यता प्राप्त 22 भाषा। 22 भाषा कौन कौन सा था, शुरू से 22 भाषा था तो नहीं, शुरू से कितने भाषाएं थी तो शुरू से 14 थी। उसके बाद एक जुटा, 21वां में कौन जुटा, सिंधी जुटा। उसके बाद फिर जुटा कौन जुटा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 और जुटा। तो इस प्रकार से कुल 22 भाषा हो गए हैं मान्यता प्राप्त संविधान के अनुसार। उसके बाद अगला है, कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेश के सीट आवंटन, आप लोग देख लीजिए, इसका है सीट आवंटन। सीट आवंटन से संबंधित है। सीट आवंटन अर्थात राज्यसभा जो है उसमें किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, कितना सीट मिलेगा, इसका चर्चा है। तो हम लोग इसको कहाँ देखे थे, अनुसूची 4 में देखे थे, जब वेतन प्राप्त कर लिया, शपथ ले लिया, उसके बाद देखे थे कि अब सीट के बारे में चर्चा हुई थी। अनुसूची 4 में ऐसा प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर से कितना, राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा राज्यसभा में है, ना कि लोकसभा में। संसद का कितने हिस्सा होता है, 3 हिस्सा होता है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 3 हिस्सा से बन करके संसद बनता है। तो उसमें 3 हिस्सा में एक का है राज्यसभा का, कि राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट मिलेगा, इसका चर्चा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में है। 4 में कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के अधिकारों का सीमांकन करती है। सीमांकन मतलब लिमिटेशन लगाता है कि आप कहाँ तक हैं और कहाँ तक आप नहीं हैं। एक इसका मतलब होता है जैसे कि आपके सब हाथ में कुछ पावर दिया गया, तो क्या आपको सभी पावर दिया जा सकता है, तो नहीं दिया सकता है। कुछ ऐसा पावर है जिसमें आपका मन मर्जी चलेगा कि हाँ आपका इच्छा है तो कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए। तो इसी को कहा गया सीमांकन, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है
कि कौन सा विषय ऐसा है जिस पर कि केंद्र अर्थात संघ नियम, कानून, प्रावधान, अधिनियम बनाएगा, लागू करेगा, और कौन सा ऐसा विषय है या क्षेत्र है जिस पर राज्य कानून बनाएगा, उसको लागू करेगा, प्रावधान बनाएगा, अधिनियम लाएगा, या कौन सा चीज़ हटा सकता है, जोड़ सकता है, इससे संबंधित बातें हैं। कुछ है समवर्ती सूची जिस पर दोनों है। तो इसका चर्चा हम लोग किस में देखे थे? अनुसूची 7 में देखे थे। अनुसूची 7 के अनुसार कौन कौन से था? अनुसूची 7, इसका आंसर तो हो जाएगा पहला कि अनुसूची 7 में और 7 में क्या क्या चीज था? देखिए, एक था संघ सूची। इस तरह से हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे चीज को समझते हुए, ताकि प्रश्न न छूटे, कंसेप्ट क्लियर रहे। 7 में संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो जाएगा और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसका उदाहरण बताइए। जैसे बताए थे क्या संघ सूची में, उदाहरण मान लीजिए कि परमाणु ऊर्जा है, इस पर कौन सा नियम बनाएगा? कौन, राज्य या संघ? कौन बना सकता है? तो परमाणु ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित ये सब विषय ऐसा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ संघ बनाता है। अब मान लीजिए कोई आ गया, नहीं ये सब नहीं होगा, हम करेंगे। तो कोई आया, परमाणु ऊर्जा उसको दे देगा, परमाणु नियंत्रण उसके हाथ में दे देगा, कहा कि नहीं, राज्य के कोई मुख्यमंत्री जाएगा जम्मू कश्मीर के, कहा कि मार दो परमाणु पर पाकिस्तान पर, ले हो जाएगा हमला। परमाणु मार देगा पाकिस्तान पर तो हमला होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा न हो जाए, इसलिए उसको केंद्र में दिया गया है। केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उसका अध्यक्ष होते हैं, उसको समझदार आदमी को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ परमाणु से संबंधित जो है हथियार है, परमाणु हथियार, ऐसा नहीं है कि बना करके एक जगह रखा हुआ, उसको तरह तरह के विभिन्न भागों, जैसे अगर परमाणु विभाग है, परमाणु हथियार है, तो इसका आधा पार्ट रहेगा कहीं और, कुछ रहेगा हैदराबाद, तो कुछ रहेगा तेलंगाना, कुछ रहेगा जम्मू कश्मीर, ताकि ऐसा ना हो सके कि किसी का मन सनक जाए। मन सनक जाएगा, लेगा, कुछ बोलेगा, मार दो। तो ऐसा ना हो, इसलिए सब जगह का अलग अलग सचिव होते हैं। वहाँ से कहीं से लाएगा कि हाँ परमाणु जब होगा तो एक मीटिंग होता है। मीटिंग में क्या बताया जाता है कि अब मामला कंट्रोल से बाहर हो रहा है, इसलिए परमाणु हमला किया जाए। तब सभी को एकत्रित किया जाता है और असेंबल किया जाता है। असेंबल का मतलब होता है सजाना। जैसे इसका आधा भाग इधर है, आधा भाग, तो इसको सजाएंगे और तब उसको लॉन्च किया जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो ये तो हो गया, संघ सूची में आ जाएगा। राज्य सूची में छोटा छोटा चीज कुछ है, जैसे कृषि राज्य में आता है। जैसे हम लोग जो छोटा छोटा मेला लगता है या बाजार लगता है, उसका जो कर लगता है, वसूलने का काम है राज्य को। वसूलता है राज्य, क्योंकि जाता तो केंद्र में है लेकिन वसूलता राज्य है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या है कि जिस पर दोनों बना सकता है, नियम कानून दोनों लागू कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शिक्षा, शिक्षा ऐसा है जिस पर केंद्र सरकार भी नियम बनाएगा, लागू करेगा, पास करेगा, और राज्य सरकार भी। इसलिए देखते होंगे एनसीईआरटी का बुक रहता है तो एक केंद्र द्वारा रहता है और दूसरा रहता है राज्य द्वारा, जिससे एससीईआरटी कहते हैं। तो इसमें दोनों बना सकता है समवर्ती सूची। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य कहेगा कि नहीं मेरा नियम है, और कभी कभी केंद्र कहेगा कि नहीं मेरा है। तो अगर ऐसा जब आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, अगर ऐसा आ जाए कि कोई ऐसा मुद्दा हो गया जिस पर विवाद हो गया केंद्र में और राज्य में, राज्य कहे कि मेरा बात पास हो और केंद्र कहे कि मेरा बात पास हो, तो ऐसी स्थिति में किसका बात पास होगा? तो केंद्र भारी पड़ता है राज्य पर, अर्थात केंद्र की बात पास होगा। हम लोग इससे संबंधित कहाँ देखे थे कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि,
पंजाब में सुने होंगे कि किसान हड़ताल किया था, रोड जाम किया था, तो इसी से संबंधित था। किसान का कहना था, राज्य का कहना था कि जब एमएसपी था कि आप जो है उसका मूल्य निर्धारण से संबंधित, जब कृषि अगर राज्य का क्षेत्र है तो आप इस पर नियम कैसे बना दिए। इस मामला पर विवाद हुआ था, जो कि किसान को पसंद नहीं था। हालांकि बाद में आकर के वापस लिया गया सभी नियम को। तो आइए, कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के अधिकारों का सीमांकन करती है? तो अनुसूची 7 में इसका प्रावधान है, 7 के अनुसार सीमांकन होता है। और ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि सीमांकन का मतलब क्या होता है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची क्या होता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में ये हो गया। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। 12 है। क्या मूल संविधान में 12 अनुसूचियां थी? बताइए। तो हम जानते हैं कि मूल संविधान में 12 अनुसूचियां नहीं थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। बाद में जुड़ करके 9वीं बना, 10वीं बना और 11वीं 12वीं बन गया। इसमें यहाँ लिख दीजिए कि बाद में, अच्छा छोड़िए, रहने दीजिए, आगे देखते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अभी देखिए, अब हम लोग पढ़े थे यहाँ कि 22 भाषा। आइए इसका आंसर लिख दीजिए कि 22 भाषा को, 22 भाषा को। अब रहेगा कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने रहे, पूछ देगा। यहाँ देखिए, प्रश्न को बदलना रहेगा तो इस प्रकार से बदलेगा। लिखा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसका आंसर 22 भाषा हो गया, क्योंकि वर्तमान के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ करके गए हैं 22 भाषा और वहाँ पूछ दिया मूल संविधान, तो आप लगा दीजिएगा 22 भाषा, तो हो जाएगा गलत। फिर सोचिएगा कि गलत कैसे हो गया, आपको लगेगा कि हम तो सही बना करके आए थे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वहाँ गए एग्ज़ाम देने, मुझे लग रहा था क्या हम तो 100 में 99 बना करके आए हैं। जब आ करके मिला है तब ट्विस्ट नज़र आया कि आहा, यहाँ पर तो ये हो गया। तो ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। जैसे अभी उदाहरण बता रहे हैं कि इसमें अगर ये बदल दिया जाए कि मूल संविधान में, कहाँ गया कि 8वें मूल से यहाँ लिख दे कि मूल संविधान में, तब क्या कीजिएगा, मूल संविधान में कर देगा, सिर्फ एक शब्द जोड़ देगा, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो आंसर बदल जाएगा। तो मूल संविधान पूछेगा तो इसके अनुसार हो जाएगा और 14 भाषा, 14 भाषा हो जाएगा। बाद में एकजुटा, सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर उसके बाद 4 भाषा और जुट करके कुल 22 भाषा हो गया है। ये हो गया। आइए, किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यसभा, उपसभापति, राज्यसभा का, लोकसभा का अध्यक्ष, इन सब अधिकारियों का वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किसमें है? तो इसका प्रावधान है, अभी बताए थे हम लोग कि पैसा और वेतन के मामले में सब आगे होता है। तो इसका है 2 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में। देखिए यहाँ भी पूछा गया वेतन भत्ता और यहाँ भी पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्न को, वाक्य को बदल बदल करके, सेंटेंस को बदल बदल करके प्रश्न पूछेगा। यहाँ जो बात कहा गया है, ये ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि अनुच्छेद 75 के 6 में, 6 या 5, हाँ, तो इसमें बनाया गया, प्रावधान बनाया गया है अनुच्छेद 75 में कि संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए वेतन भत्ता संबंधित समय समय पर नियम बनाएगा।
अगर नियम जब तक नहीं बनाता है तब तक अनुसूची 2 के अनुसार उन्हें वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलते रहेगा। इसलिए देखते होंगे कि राज्यपाल का वेतन बढ़ गया, राष्ट्रपति का वेतन बढ़ गया, इस प्रकार से। आइए आगे देखते हैं। तो हाँ, यहाँ देखिए इसमें डिफरेंस है, क्योंकि जब तक संसद नियम न बना दे तब तक तो 2 के अनुसार, ऐसे जनरली है तो 2 में ही मिलता है। ये हो गया। अगला है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो दल बदल आइए देखते हैं। तो दल बदल पहले तो इसका आंसर हो जाएगा कि 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में हो गया। अच्छा, और क्या देखते हैं कि 10वीं अनुसूची मूल संविधान में था तो नहीं था। कब जोड़ा गया? तब 52वां संविधान संशोधन, अच्छा से लिख लीजिए, 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें क्या प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम। अब 52वां संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, 1985 में। इसमें क्या प्रावधान था कि जैसे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी अन्य पार्टी से आप टिकट ले लेते हैं सॉरी, जैसे आप अभी वर्तमान में एक्टिंग पार्टी कौन सा है? तो बीजेपी है। तो बीजेपी के नाम पर आप अगर चुनाव लड़ लेते हैं, सीट लेकर के, टिकट लेकर के, और जीत गए, तब आप कहिएगा कि हम अब नहीं रहेंगे आपके पार्टी में। आप कहिएगा कि हम नहीं रहेंगे, तब उसको दिक्कत होगा ना। वो क्या सोचेगा कि इसे हम टिकट भी दे दिए, अब जीत गया, तब कहता है कि अब नहीं रहेंगे। उसका एक टिकट तो बर्बाद हो गया, एक सीट खाली रहेगा। आप चल जाइएगा कांग्रेस में या किसी और अन्य दल में मिल जाइएगा, तो उससे दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसा लोग करते रहते थे बार बार, तो इससे परेशान होकर के एक नियम बनाया गया कि अगर आप बदलते हैं तो आपको मान्यता ही रद्द कर दिया जाएगा। आप बनिए, उठाइए फायदा, बदलिए। तो इसलिए दल बदल विरोधी अधिनियम अनुसूची 10 में, 10 से दल बदल और 10 से 10 पूछा जाएगा प्रश्न कि दल बदल विरोधी अधिनियम किस अनुसूची में है? तो 10 में। किस संविधान संशोधन में? तो 52वां संविधान संशोधन। फिर रहेगा कि कब, कौन सा ईस्वी में? तो 1985 में। इस प्रकार से, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है। आगे आइए, 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया? अब देखिए, 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया, यानी कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुसूची 9 को, या भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया प्रथम संशोधन में, फर्स्ट संशोधन में। कब? तो 1951 में ही जोड़ दिया गया, 1951-52 में ही जोड़ दिया गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है संपत्ति का अधिग्रहण। संपत्ति का अधिग्रहण क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। संपत्ति का अधिग्रहण क्या होता है? तो संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण, आप बताइए संपत्ति का अधिग्रहण क्या था? तो संपत्ति का अधिग्रहण मूल अधिकार था। पहले जब मूल संविधान बना था तो मूल अधिकार था, लेकिन हुआ क्या, जब सरकार बन गया, आज़ाद हुआ 1947 में, सरकार बन गया, तब सरकार के पास विकास करना था, सड़क बनवाना था, पुल बनवाना था, कंपनी फैक्ट्रियाँ बनवाना था, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन सरकार उपलब्ध कराना चाहता था, लेकिन आपके पास मूल अधिकार है, जनता से ज़मीन देना ही नहीं चाह रहा था। जैसे हुआ क्या कि आपके
दरवाजा से होकर के जाना है सड़क। अब आप अड़ जाइएगा कि नहीं, हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। अगर आपके साथ जबरदस्ती किया जाएगा तो आप चल जाइएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि मेरा जो है मूल अधिकार का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा? अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट निकाल देगा। तो इसमें समस्या आने लगा। तब जो है सरकार क्या किया, सोचा कि अच्छा ठहरो, इसका उपाय निकालते हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसका अधिकार से हटा ही दिया कि आपका कानूनी अधिकार रहेगा कि कानून के तहत आपका अधिकार है, आपका संपत्ति है। लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ जाए तो विशेष स्थिति में आपसे अधिग्रहण किया जा सकता है, आपका संपत्ति लिया जा सकता है कि आपको उचित मूल्य दे करके। ये है संपत्ति का। इसके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। क्या है, इसको और जोड़ लीजिए एक लाइन। न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। अर्थात आप इससे संबंधित ऐसा करने पर आपका संपत्ति जा रहा है सड़क निर्माण में, तो आप कोर्ट में अब नहीं जा सकते हैं कि हाँ मेरा ये हो रहा है, मेरा संपत्ति जब्त किया जा रहा है, मेरा संपत्ति ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। अगर सरकार को आवश्यकता पड़ेगा, ज़रूरी पड़ेगा, तो आपका संपत्ति सरकार द्वारा लिया जा सकता है और आपके उसके बदले में उचित मूल्य दिया जा सकता है। जैसे आपका अगर खेत में निकल जाए, पाया जाए, वैज्ञानिक द्वारा शोध किया जाए कि यहाँ पेट्रोलियम पाया गया है, तो तुरंत क्या होगा? तुरंत कहेगा सरकार की जाओ, पुलिस आएगा, तुरंत पूरा खेत को घेर देगा और घोषणा करेगा कि आप जो है 3 दिन के अंदर में जगह छोड़ दीजिए, गांव खाली कर दीजिए, आपको उचित जगह पर व्यवस्था किया जा रहा है, शिविर संस्थान में आपको रखा जाएगा, इस प्रकार से। और फिर आपका जो नियम के अनुसार जो उस क्षेत्र में जो संपत्ति का मूल्य है दे करके आपको अलग बसा दिया जाएगा और वहाँ सरकार अपना तेल रिफाइनरी खोल देगा। तो आइए समझ लिए 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संशोधन लिख लीजिए, फर्स्ट संशोधन, पहला संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1951-52 में। अब आइए अगला क्या है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 11वीं अनुसूची क्या था? 10वीं दल बदल था, 11वीं था पंचायती राज। तो पंचायती राज को कितने विषय मिले हैं? तो 29 विषय मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। 29 विषय पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में है क्या? तो पंचायती राज से संबंधित है। अब क्या है, पंचायती राज को मान्यता कब मिला, संवैधानिक मान्यता कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को मान्यता मिला। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992-93 के आसपास हुआ था। 92 में हुआ था और 93 में लागू किया गया था। तो आइए 29 विषय है किसके तहत? पंचायत के तहत है। यहाँ लिख लीजिए शॉर्ट में, पंचायत। अभी बताए थे कि एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास 25 से 30 प्रश्न हैं, उन्हें समझ लेंगे। उसके बाद है अगला 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषा को शामिल किया गया था? जैसा कि अभी बताए कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। इसका आंसर सीधा सीधा लिख लीजिए कि प्रारंभ में 14 भाषा थी, 14 भाषा। और बाद में एक जुटा सिंधी, उसके बाद कौन सा जुटा? तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, उसके बाद 4 और जुटा। तो कुल मिला करके 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है संविधान के अनुसार। तो इसे आप लोग एक बार और देख लीजिए और नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इधर हो जाते हैं खड़ा ऐसे।
ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग इससे संबंधित प्रश्न को देखिए, बनता है या नहीं बनता। हालांकि बनेगा, जरूर बनेगा। कोई भी प्रीवियस चित्र देखिए उठा करके। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न के साथ हम लोग 2-3 प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग 25 से 30 प्रश्न पर अपना कमांड बनाए रखेंगे। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि प्रश्न को पढ़ते समय जब प्रीवियस सेट लगाइए या प्रैक्टिस सेट लगाइए तो प्रश्न को पढ़ते समय शब्द पर ध्यान दीजिए कि शब्द कह क्या रहा है। जैसे अभी बताया कि पूछ देगा कि 8वें अनुसूची में कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो अभी के अनुसार वर्तमान में अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पूछा कितनी भाषा, तो 22। लेकिन उसमें अगर मूल जोड़ दिया कि मूल संविधान में, तो हो जाएगा 14। फिर पूछ देगा कि कब जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ा गया, 71वां संविधान संशोधन में 3 को और जोड़ा गया, उसका 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया 4 भाषा। तो कुल 22 भाषा वर्तमान में है। तो नोट कर लिए। आइए आगे देखते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, किधर है? देखिए मिटाने वाला किधर गिर गया। तो मिटाते हैं। लाइए, हाँ। चलिए, इस प्रकार से हम लोग का रिवीजन हो रहा है। जैसा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है सेशन। अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों, भाई बहन एवं अपने साथियों को बताइए। हम लोग आराम आराम से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मोटिवेट करते रहिए। आइए देख लेते हैं एक और संक्षेप में अनुसूची। अनुसूची मूल संविधान में कितने? मूल संविधान में कितने? तो आंसर हो जाएगा 8। वर्तमान में कितना? वर्तमान संविधान में कितना अनुसूची है बताइए। वर्तमान में कितना? तो वर्तमान में 12। 9वां कब जोड़ा गया? 9वीं कब जोड़ा गया? तो पहला संशोधन द्वारा। पहला संशोधन 1951-52 से। 10वां कब जोड़ा गया? तब 52वां संविधान संशोधन। देखिए 10वां कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन। संशोधन कब? 1985-86। आइए इसी तरह 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां
संशोधन कब? 1992-93। फिर 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 12वीं कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन। कब? 1992-93 में ही जोड़ा गया था। 92 या 93 में, क्योंकि 93 में लागू हुआ था और 92 में संशोधन आया था। तो अब चलिए इसके बाद देखिए, पहला अनुसूची में क्या है? पहला अनुसूची में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र या घटक क्षेत्र। अब देखिए शब्द समझिए, अगर संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र रहेगा तो भी वही बात पूछ रहा है, घटक क्षेत्र रहेगा तो भी वही बात पूछ रहा है। जैसे कौन कौन से है? संघ क्या है? संघ भारत है, और भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो कितने राज्यों का? तो वर्तमान में 28 राज्य है, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 है ना वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अभी देखे 3 में क्या है? शपथ। पूछा हुआ प्रश्न है, पूछेगा कि प्रमुख अधिकारियों का शपथ के बारे में किस अनुसूची में चर्चा है? तो आंसर है क्या चीज? आंसर है कि अनुसूची 3 में है। जैसे राज्यपाल सब जब शपथ लेते हैं तो क्या शपथ लेते हैं? शपथ के समय कुछ बोला जाता है, संविधान का गोपनीयता का शपथ या फिर रक्षा का शपथ, इस प्रकार से। उसके बाद अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीट या प्रतिनिधित्व, इसी को बोलता है प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व? तो राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का, कि जैसे बिहार का कितना सीट रहेगा राज्यसभा में, यूपी का कितना सीट रहेगा राज्यसभा में, इस प्रकार से। आइए फिर अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा है। 6 में क्या है? जब क्षेत्र बन गया, उससे संबंधित प्रावधान आ गया, तो कहाँ कहाँ है? जगह के नाम है, तो जैसे है मिजोरम, असम, ये सब के बारे में है। उसका 7 में क्या है? 7 में हम लोग देखे तो शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण किसमें था? 7 में संघ सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची था ना, यही वाला था। 8 में क्या था? 22 भाषा। 9 में क्या है? संपत्ति अधिग्रहण। अधिग्रहण। 10 में क्या है? तो 10 में है दल बदल। आइए 10 में दल बदल। दल बदल। 11 में क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज। 12 में क्या है? शहरी निकाय। शहरी निकाय या नगर निगम या नगर परिषद, नगर प्रशासन। अब एक बात और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कंफ्यूजन होता है। इसको लाइए ब्लू पेन से लिखते हैं।
कन्फ्यूजन होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कन्फ्यूजन क्या होता है? भाषा वाला में, भाषा में कन्फ्यूजन होता है। क्या होता है कि अनुसूची जब पूछे, अनुसूची पूछे तो अनुसूची किस में है भाषा की चर्चा? तो अनुसूची 8 में है, 8 में। और पंचायत किस में है? अनुसूची 8 में। पंचायत किस में है? पंचायती राज से संबंधित तो ये है किस में? ये है 11 में, 11वीं अनुसूची में है? लेकिन जब पूछ देता है कि पंचायत किस में है, भाग पूछ देगा कि भाग किस में है, तो पंचायत भाग में है, बताइए। तो भाग में है 9 में, भाग 9 में है, 9वां भाग में है, भाग 9 में है पंचायत। पंचायत 2 जगह है, एक है जब अनुसूची पूछेगा तो 11वीं अनुसूची, और जब भाग पूछेगा तो 9वां भाग। भाग 9 के क्रम में है, फिर उसी तरह से शहरी निकाय, 9 के ख में है सहकारी समितियां। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये एक मेरे ख्याल से आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, अभी भी हो जाता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाषा है अनुसूची 8 में, पंचायत 2 जगह है। पंचायत देखिए कहाँ कहाँ है, तो पंचायत है भाग में तो 9, और अनुसूची में तो 11वीं अनुसूची में। तो इस प्रकार से आज हम लोग देख लिए और संक्षिप्त रिवीजन भी कर लिया अनुसूची का। तो आज का सेशन कैसा रहा ये बताइए आप लोग हमें कमेंट करके, ताकि आप लोगों के कमेंट से हम मोटिवेट होकर के आगे बढ़ते रहें, और बाकी आप लोग का हमारा साथ बना रहेगा इसी चैनल पर। तो आजकल इतने छोड़ते हैं आज के लिए, आज के लिए इतने हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट में, तो हम लोग देखेंगे भाग का भी रिवीजन कर लेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।